सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपने आज की कक्षा हिंदी की प्रारंभ कर लें। और पाठ संख्या जो हमारा है, अध्याय आज वो है 13 नंबर का, और जिसका शीर्षक है प्रदूषण। आप सब बच्चों प्रदूषण का मतलब समझते ही होंगे, तो आज उसी पर ये हमारा अध्याय है। शुरू करते हैं बच्चों। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सका है। धरती वनस्पतियों में पूरी तरह ढक ना जाए, इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे, और इन जानवरों की संख्या अधिक ना हो, इसलिए हिंसक जंतु भी थे। इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था। इससे पर्यावरण स्वच्छ और जीवन के अनुकूल बना रहता था बच्चों। परंतु आज मनुष्य ने अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे तो पनपे ही हैं, जनसंख्या का भयंकर विस्फोट भी हुआ। इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए बच्चों, और इसी प्रकार की अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए बच्चों। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें और रेल पटरियां बिछाने के लिए धरती चाहिए। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। इसलिए पिछले वर्षों में जिस गति से जंगलों का सफाया हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था बच्चों। नई तकनीकों से पेड़ काटने की गति तो बहुत बढ़ी, किंतु उनकी ही गति से कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ उगाने का प्रयत्न नहीं किया गया। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए, और पौधों को कीटाणु हानि न पहुंचाए, इसलिए कीटनाशी दवाइयां चाहिए। इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। बड़े बड़े उद्योग धंधों और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बस गए। इन नगरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अंत में नदियों या जलाशयों में ही गिराए जाते हैं। इस कारण नदियों और जलाशयों का जल प्रदूषित होता जा रहा है बच्चों। खुली भूमि में भी कूड़ा कचरा डाला जाता है। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने, वाहन, बिजली, तापघर आदि बहुत अधिक धुआं उगलते हैं बच्चों। धुएं में धूल कण, कार्बन कण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होने के कारण वायु दूषित हो जाती है। इस प्रकार आज भूमि, पानी, हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं बच्चों। इतना ही नहीं, आज थल, जल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तेज से तेज चलने वाले यान बन गए हैं। इससे यातायात में बड़ी सुविधा हुई है। दुनिया छोटी हो गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता और सुगमता से आने जाने लगे हैं बच्चों। ये अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलपोत और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है बच्चों। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का जो ओजोन मंडल है बच्चों, वो प्रभावित हो रहा है। इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत है, वही सूर्य की पैरा बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की तथा हमारी रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी, तब तक धरती पर जीवन आरंभ नहीं हुआ था। औद्योगिक विकास ने जहां हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीजें उपलब्ध कराई हैं, वहीं उसने वायुमंडल में क्लोरो, फ्लोरो
कार्बन नामक गैस की मात्रा भी बढ़ा दी है। इससे ओजोन परत में छेद हो जाता है बच्चों। इसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ओजोन गैस की परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे होगा बच्चों? यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। बहुत संभव है कि बच्चों वातावरण का औसत ताप 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाए और हमारी धरती जलमग्न हो जाए। तब यह भी संभव है कि ध्रुव प्रदेश हमारे निवास के योग्य बन जाएं और जहां आबादी है वह स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाए। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं बच्चों। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। हम जानते हैं बच्चों कि प्रायः सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों को जान के लाले पड़ जाएंगे बच्चों। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता बच्चों। आज हमारा मौसम चक्र बहुत बदल गया है बच्चों, बल्कि अनिश्चित सा हो गया है। अब कहीं अनिवृष्टि होती है, कहीं अल्पवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि होती है। कहीं इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ के कारण जन और धन की अपार हानि होती है, तो कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होती, जिससे खेत में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी जब फसल पक जाती है तब मूसलाधार वर्षा हो जाती है, जिससे अनाज को घर तक लाना असंभव हो जाता है बच्चों। अधिक गर्मी पड़ने के तथा समय से न मानसून न आने को भी प्रदूषण से जोड़ा जा रहा है। ये प्राकृतिक विपदाएं इस कारण बढ़ती जा रही हैं बच्चों कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। मौसम में इस तरह के बदलाव से सामान्य जन तो पीड़ित हैं ही, वैज्ञानिक भी चिंतित हैं बच्चों। हम जानते हैं कि सांस की अधिकतर बीमारियां हवा की गंदगी के कारण होती हैं और पेट की बीमारियां गंदे जल के कारण। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सांस लेने योग्य वायु और पीने योग्य पानी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। हमारे कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भी भीषण शोर करते हैं। उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी कभी भीषण आवाज या चित्कार सुनकर हृदय धक सा रह जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो जाती है बच्चों। मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों ने चिंतित होकर खोज की, तो उन्हें प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण ज्ञात हुआ। प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है, यानी कि बच्चों पूरे विश्व में यह प्रदूषण की समस्या व्याप्त हो गई है। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर कल कारखाने और तेज वाहनों के कारण प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। इसी प्रकार विकासशील देशों में भी नित्य प्रति नए नए कारखानों और वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। जोहानिसबर्ग में सन 2002 ईस्वी के अगस्त माह में धरती को प्रदूषणों से बचाने के लिए जिस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। और बच्चों, प्रदूषण की मात्रा यदि इसी गति से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी सुंदर सलोनी धरती से जीवन ही लुप्त हो जाएगा। बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का मतलब यह कदापि नहीं है कि हम कल कारखानों को बंद कर दें, यातायात के साधनों का उपयोग ना करें और पाषाण युग में लौट जाएं।
विज्ञान के चमत्कारों और प्रौद्योगिकी की करामातों को ताक पर रख दें। वास्तव में समस्या का हल निरंतर हो रहे विकास को रोकने में नहीं है, बल्कि युक्तिसंगत समाधान खोजने में है। इसलिए हम प्रकृति से तालमेल रखें, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखें, यह प्रयास करें कि प्रकृति का भंडार भरा रहे, धरती ऐसी बनी रहे जिस पर फुलहि फलहि बिटप विधि नाना, बलित बर बेली बिताना, गुंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी, ऋतु बसंत बह विविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी। हमारी कोशिश, अभी जो हमने बात की बच्चों की, हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम जिस धरती पर रहें वह ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कोशिश करें हम कि हम जिस धरती पर रहें वह कैसी होनी चाहिए, वह ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ जितने भी वृक्ष हों वो फल ही फूल ही, मतलब हर एक पर फल और फूल लगा रहे, और मंजू बलित बर बेल बिताना, और हर एक पर तरह तरह के लताएं बेल सब कुछ मतलब उस पर चढ़ी हो और हरियाली ही हरियाली हो, उनके बीच में हम अपना समय बिता सकें। और मंजूकर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी भाई सुख देनी, और ये जब इस तरह के हमारे आसपास चारों तरफ मतलब जो एक शोर है वो अगर नहीं होगा, तो हम छोटी छोटी जो प्रकृति ने हमें सुविधाएं दे रखी है उनकी जो गूंज है, और वो जो पेड़ पौधों की जो एक खुशबू, और उनकी जो एक जीव जंतुओं की जो आवाज होती है, उन सब का भी हम सुख पूरी तरह से ले पाएंगे। और ऋतु बसंत जो सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है, वह ऐसी होगी कि जैसे तरह तरह के उसमें हमें सुख ही सुख मिलेंगे, सुख ही सुख प्राप्त होंगे सबका, और हर एक के लिए हर चीज वहां पर प्रकृति जो है सुलभ बनाएगी। ऐसी धरती पर हम अगर रहें तो कितना अच्छा रहेगा, है ना बच्चों, जैसे हमारी प्रकृति पहले हुआ करती थी। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है बच्चों, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यह हम सबका पालन करता और जीवनाधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं बच्चों। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जा सकता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। ये कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं। इन कार्यों से हमें अच्छे संस्कार आते हैं बच्चों। शिक्षा का सही लाभ तभी होगा जब हम अच्छे संस्कारों को बनाए रखें बच्चों, है ना, उन संस्कारों को छोड़े नहीं, उन्हें बनाए रखें। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है बच्चों कि प्रदूषण कार्यों को रोका जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं बच्चों। हम गंदगी ना फैलाएं, और दूसरा यह कि जहां गंदगी हो उसे साफ करने में हम अपना सहयोग दें। अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखें बच्चों। जहां तहां कूड़ा कचरा आदि ना फेंकें। वृक्षों की टहनियों को ना तोड़ें, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इससे वृक्षों की संख्या भी बढ़ेगी बच्चों, और वन महोत्सव के उद्देश्य भी पूरे होंगे। एक पंथ कई काज। इसी उद्देश्य से हम संकल्प कर लें बच्चों कि अपने जन्मदिन पर अथवा अन्य किसी शुभ अवसर पर वृक्ष जरूर लगाएंगे। हरचरण लाल शर्मा जी की लिखी हुई ये बातें पर्यावरण के विषय में बच्चों कैसी लगी आपको? मैं समझती हूँ आपको इससे बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, और
मैं यह चाहूंगी बच्चों कि आप सब भी इसमें जो बातें हमने अभी जाना, उन सब बातों पर आप भी जरूर अमल करें और अपने मित्रों को भी बताएं। तो बच्चों, मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।